नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग। ये आधुनिक काल में हमारे शुरू होते हैं भारतेंदु युग से। तो जैसे आधुनिक काल के बारे में जानकारी है जो महत्वपूर्ण, वो मैं एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ, उसको अवश्य देखना, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें होना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही तो हम सारे युगों के बारे में जानेंगे, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जैसे भारतेंदु युग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतेंदु युग। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतेंदु जी के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही जब कहते हैं ना भारतेंदु युग क्यों पड़ा इस युग का नाम, तो इनके जो इन्होंने बृहत मतलब बहुत अधिक साहित्यिक योगदान दिया था, इसी कारण इनके नाम से ही भारतेंदु युग नाम पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। किस युग के रूप में हुआ? नवीन जागरण के संदेशवाहक के रूप में हुआ। ये एग्जाम में पूछी गई लाइन है। ठीक है, कि भारतेंदु युग का जो उदय हुआ तो वो किस लिए हुआ था? वो नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। दोस्तों इसमें प्रत्येक लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारतेंदु ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया है। तो उन्होंने क्या करा कि जो आम जनता के जैसे लोकगीत हैं वो है, जिससे कि आम जनता तक वो बातें पहुंच सकें जो वो भारतेंदु जी पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तु का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रचार का महत्व, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि विषयों को लेकर उन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने ये सारे जो विषय लिए थे, इन जैसे इसमें ये भी दे देते हैं कि कौन कौन से विषय लेकर भारतेंदु जी ने कविताएं लिखी थी। ये नेट में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति का भारतेंदु द्वारा प्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है। जैसे उस समय अंग्रेज का शासन था, तो वो जो उनके शोषण नीति हैं, तो भारतेंदु जी ने जो प्रत्यक्ष उल्लेख किया है, तो उन्होंने किन लाइनों के माध्यम से किया है? ये एग्जाम में पूछी गई लाइन है। तो वो है हमारी, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मुँह से। आगे देखते हैं। भारतेंदु की मुख्य प्रवृत्ति। तो भारतेंदु की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी थी दोस्तों? नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिता और समस्या पूर्ति। ये जो समस्या पूर्ति थी ये एग्जाम में लगभग सभी में पूछी गई, क्योंकि जैसे द्विवेदी युग की जो वो है प्रवृत्ति, उसमें तीव्रतात्मकता पूछते हैं, ऐसे भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति पूछते हैं। ठीक है, कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियाँ और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। आप ये जैसे समस्या पूर्ति है, तो समस्या पूर्ति का मतलब आप समझते हो? समस्या पूर्ति का मतलब होता है कि जैसे कोई एक लाइन लिख दी और उसके नीचे उस लाइन को आधार बनाकर पूरा उसके मतलब वर्णन आगे देना, कि उसको पूरा करना। ठीक है, तो ये उस समय की एक ऐसी वो थी कि जिस टाइम ये लेखक सारे करते थे। तो ये था जैसे भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा। तो जो कविता वर्धनी सभा थी ये भारतेंदु द्वारा स्थापित की गई थी। कहाँ? काशी में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर का रसिक समाज, ऐसे मंच थे जहाँ नियमित रूप से कवि गोष्ठियाँ होती थी और समस्या पूरण को प्रतियोगिता के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता। तो यहाँ क्या होता था कि समस्या पूर्ति, एक लाइन लिख दी और उसके आगे लेखक को कुछ और नया लिख के देना होता था। तो इसमें जैसे बारवां कानपुर के रसिक समाज में पूछी गई पंक्तियाँ, जैसे रसिक समाज में पूछी गई पंक्तियाँ थी, ये क्या पूछी थी? ये पपिया जब पूछे पीब कहाँ, तो ये एक लाइन दी थी। जब तो उसको पूरा किन्होंने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। तो इनकी पूर्ति प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। तो वो आगे इन्होंने कैसे दिया था? बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले ना ही ना तू ही मनुहारी के जारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये पंक्ति जो है एग्जाम में पूछी गई हैं। तो इनका समस्या पूर्ति का ये अर्थ था कि एक लाइन देते थे और उसको पूरा करना होता था लेखक को। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु की
भारतेंदु सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय हिंदी गद्य के जनक कौन है, तो ये भारतेंदु जी हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिया इन्होंने, जो हिंदी साहित्य था उसको एक नवीन मार्ग दिया। भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में वाराणसी में, और ये कुल 35 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1885 ईस्वी में। इनका मूल नाम था हरिचंद, जो भारतेंदु जी का मूल नाम था हरिचंद, और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। और ये भारतेंदु जो उपाधि थी इनको जब दी गई थी जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ब्रिटिश सरकार ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। इस पर साहित्यिक जो प्रेमी थे उन्होंने जो सुधा निधि पत्रिका है उसमें एक प्रस्ताव रखा था कि भारतेंदु जी को, मतलब हरिचंद जी को भारतेंदु जी की उपाधि दी जाए। ठीक है, तो ये तब इनको उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिचंद। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। ये एग्जाम में पूछते हैं कि भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ किससे हुआ था, तो ये नाटकों से हुआ था। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का कार्य भी पहले भारतेंदु मंडल के लेखकों ने ही किया था। मतलब रंगमंच का मतलब समझ रहे हो कि जैसे नौटंकी वगैरह, रामलीला वगैरह ये होती है ना, ठीक है, तो ये सारे जो मंच पे शुरुआत करा था ये भारतेंदु युग से ही हुआ था। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। ये एग्जाम में पूछा था कि भारतेंदु जी ने कौन से नाटक में अभिनय किया था, तो ये भारतेंदु जी ने स्वयं जो अभिनय किया था पंडित प्रताप तो ये किया था इन्होंने, जो इनका वो था नाटक जानकी जी का। अब जैसे आगे देखते हैं दोस्तों, पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना जानकी मंगल, जो इनकी पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना जानकी मंगल, ये एग्जाम में पूछी गई कि जानकी मंगल किसकी रचना है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की है। और इसमें स्वयं अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिचंद ने अभिनय किया था इसमें। ठीक है, जो ये भी नीचे देखो मैं लाइन पढ़ने वाली हूँ, ये भी एग्जाम में पूछी गई है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने की आज्ञा अपने पिताजी से प्रदान की थी। तो ये जो मांगी थी आज्ञा प्रताप नारायण मिश्र ने, तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि मूंछ मुड़वाने की जो आज्ञा कौन से लेखक ने मांगी थी, तो ये मांगी थी प्रताप नारायण मिश्र ने। आगे देखते हैं भारतेंदु की रचनाएं। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य रचनाएं, ग्रंथों की रचनाएं की, तो इन्होंने कुल 70 काव्य ग्रंथों की रचनाएं की। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन्होंने कुल कितने काव्य ग्रंथों की रचना की, तो 70। मौलिक नाटक, इनके मौलिक नाटक हैं वैदिक, हिंसा हिंसा न भक्ति और सत्य हरिचंद। पहले सत्य हरिचंद जो इनका अनुवादित नाटक था, तो जब ये लिखते रहे इसको, इसमें चेंज करते रहे तो फिर ये पूरा चेंज ऐसा हो गया कि इन्होंने खुद में ही लिख डाला, तो ये सत्य हरिचंद इनका मौलिक नाटक हो गया। तो ये इनका कैसा है? मौलिक नाटक। चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, ये और ये नंबर 4-5 ये है हमारा भारत दुर्दशा। आगे हमारा नील देवी, अगली रचना है अंधेर नगरी, सॉरी दोस्तों। आगे है प्रेम योगिनी, लास्ट है हमारी सती प्रताप। तो इनका पूछ लेते हैं कि अधूरी रचना इनकी कौन सी थी? सती प्रताप इनकी अधूरी रचना थी। ठीक है, तो ये थे हमारे मौलिक नाटक। अब इनके अनुदित नाटक देख लेते हैं, जो दूसरी रचनाओं को अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, तो वो हैं हमारे विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और भारत जननी। इनके कैसे नाटक हैं? अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इनकी और भी रचनाएं हैं। इन्होंने दोस्तों भारतेंदु जी की जो रचना थी भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा में इन्होंने क्या कहा था? देसी राजाओं को रासव कहा था। जो देसी राजा थे उनको रासव मतलब गधा कहा था। यह एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, एक इनका है जो सारी काव्य रचनाएं हैं भारतेंदु जी की दोस्तों, तो वे इनकी भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। जो इनकी सारी रचनाएं हैं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इनकी रचनाएं। और प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद आनंद, सतसई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह
वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा इनके खड़ी बोली की रचना है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रेम बोधनी। जो प्रेम बोधनी इनकी रचना थी, एग्जाम में पूछा गया था कि कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। इनकी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है, तो वो इनकी रचना है प्रबोधनी। अगली रचना देखते हैं, प्रात, प्रात समीरन, बकरी विलाप, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। रामलीला, हमीर हट रामलीला। आगे देखते हैं, सुलोचना, शीलवती, सवित्री चरित, सैब जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी एग्जाम में पूछी गई। जयदेव, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आदि रचनाएं हैं इनकी। ये कुछ रचनाएं ऐसी थी कि ये एग्जाम में एक दो बार रिपीट हुई रचनाएं, तो इनकी और भी हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये रचनाएं ऐसी हैं कि एग्जाम में बार बार रिपीट कहीं ना कहीं हुई हैं, तो जो हमें पता होनी चाहिए थी। और जो भारतेंदु जी थे, ये उर्दू में जब रचना करते थे तो रसा उपनाम से शायरी करते थे। जो भारतेंदु जी थे, किस नाम से करते थे? रसा उपनाम से। और जो इनका एक नाटक था ना, बंदर सभा, तो बंदर सभा जो इनका एक प्रकार तो इन्होंने क्या करा था, इंदर सभा एक नाटक था, उसके अनुकरण पर इन्होंने बंदर सभा नाटक लिखा था ये, ठीक है। एक इनकी रचना और थी रिपनाष्टक, जो इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी थी। किसकी प्रशंसा में लिखी गई थी? लॉर्ड रिपन की में, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतेंदु के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। जो इनके काव्य गुरु थे वे कौन थे? लोकनाथ थे। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी नए चाल में ढली, तो ये कौन सी पुस्तक में है? तो ये है कालचक्र नाम की पुस्तक में। कौन से सन में ढली? तो ये है 1973 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हरिचंद पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी पत्रिका, ये 3 पत्रिका थी जिनके ये संपादक रहे हैं। तो जो बाल बोधनी पत्रिका थी वो केवल महिलाओं के लिए थी इनकी, ठीक है। अब ये हमारे भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो वे हमारे हैं भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। दोस्तों जो भी बातें जो पढ़ा रही हूँ मैं बता रही हूँ आपको ना, तो ये सब रामचंद्र शुक्ल जी की बुक और नागेंद्र जी की बुक के अनुसार ही सारी बातें हैं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के, इनमें विनोद प्रियता विशेष थी। ये ब्राह्मण पत्र में, जो ब्राह्मण पत्र था इसके संपादक थे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगने पर थककर कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी। मतलब ये इन्होंने जब वो लेखक थे, मतलब पत्र पत्रिकाएं छपवाते थे, लेकिन वो पैसे उन्हें समय पर नहीं देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा, 8 मास बीते जजमान आप तो करो दक्षिणा दान, ये लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये बोली थी प्रताप नारायण मिश्र ने। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, घूरे न लत्ता बीने, कनातन न डोल बांधे। आगे देखते हैं, समझदार की मौत, बात, मनयोग, वृद्ध, भों, प्रेम पुष्पावली, कली कौतुक रूप, संगीत, शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हटी हमीर, मल की लहर, गो संकट नाटक, कली प्रभाव, जुआरी सुआरी आदि, ये इनकी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। इन्होंने मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। एग्जाम में पूछा गया था, बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण इन्होंने किस में किया है? तो ये क्या है? मन की लहर कविता में। और इन्होंने जो रचनाएं निबंध लिखे हैं तो वो हैं इनके दांत, भो, आप, है, दे, परीक्षा, मुछ, नारी, धोखा, इनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट। इनकी भाषा चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण थी। इनकी भाषा कैसी थी? चटपटी और तीखी और चमत्कारपूर्ण, मतलब जैसे खरी कोटी किसी को सुनाने के काम में लाई जाती है चटक मटक वाली, वैसी भाषा इनकी थी।
प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट हिंदी का एडिशन। प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है? हिंदी का एडिशन। और हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। ये हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट कौन सी पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के। दोस्तों इन सब लेखकों की, भारतेंदु मंडल के लेखकों की एक विशेषता यह भी थी कि ये लेखक किसी न किसी पत्र से जुड़े हुए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मंडल के लेखकों की ये विशेषता थी कि वो किसी न किसी पद से जुड़े हुए थे। वो था भारतेंदु मंडल के लेखक। ठीक है, अब इनकी रचनाएं हैं कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विकास नाटक, चंद्रसेन नाटक आदि। ये नाटक, ये सब जो रचनाएं हैं इनकी दोस्तों ये एग्जाम में पूछी गई हैं। बद्री नारायण चौधरी, आगे देखते हैं, ये है नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक रहे। जो बद्री नारायण चौधरी थे ये नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू में कुछ कविताएं लिखी। ये एग्जाम में पूछते हैं कि अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी? तो ये लिखी थी बद्रीनारायण चौधरी ने। इनका अधूरा नाटक वीरांगना रहस्य महानाटक है। जो इनका अधूरा नाटक है वो वीरांगना रहस्य महानाटक है। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर इनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं मानते थे। वे मानते थे कि सीधी सीधी किसी बात को बोल दिया तो वो लिखना नहीं है, बात ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से समझ में ना आए, उसमें कुछ तो ऐसा हो कि लगे कि हाँ रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भारतेंदु जी के घनिष्ठ मित्र थे। ये कौन थे? भारतेंदु जी के सबसे घनिष्ठ मित्र थे। पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। ये कहते थे कि तुम जो लिखते हो भारतेंदु जी, इसको एक दो बार पढ़ लिया करो तो इसमें और भी अच्छा सुधार हो सकता है। इनकी रचनाएं थी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि इनकी रचनाएं थी। ये एग्जाम में पूछी गई हैं। जगमोहन सिंह, ये जगमोहन जो थे ये श्रृंगार वर्णन प्राकृतिक सौंदर्य के कवि थे। उनके काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ थी। इनके काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थी? श्रृंगार वर्णन और प्राकृतिक सौंदर्य। इन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। जो ऋतु संहार और मेघदूत रचना थी कालिदास जी की, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किन्होंने किया? ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी, देवयानी आदि। अंबिका दत्त व्यास, ये पीयूष प्रभा के संपादक थे। जो पीयूष प्रभा पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? वे थे अंबिका दत्त व्यास। बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए, जो बिहारी जी थे उनके दोहों को विस्तृत करने के लिए इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? बिहारी बिहार नाम का एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा था इन्होंने। तो बिहारी बिहार ये एग्जाम में पूछा गया है। उन्होंने के स्थान पर, यह बी लाइन नेट में पूछी गई थी, उन्होंने के स्थान पर ये इनके उनके लिखते थे। कृष्ण लीला को लेकर इन्होंने ललिता नाटिका लिखी। भारतेंदु के कहने पर गो संकट नाटक लिखा। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी इनकी मुख्य रचनाएं थी। राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने भारतेंदु नाम का पत्र निकाला। भारतेंदु नाम का पत्र किन्होंने निकाला? राधाचरण गोस्वामी में। और इनकी रचनाएं थी सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण आदि। आगे देखते हैं। राधा कृष्ण दास जो थे ये भारतेंदु हरिचंद जी के फुफेरे भाई थे। इन्होंने भारत 12 मासा और देश दशा जैसे रचनाएं लिखी। राधा कृष्ण दास की कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। इनकी कुछ रचनाएं कहाँ संकलित हैं? राधा कृष्ण ग्रंथावली में। नागरी प्रचारणी सभा के, यह एग्जाम में पूछा गया है कि नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। और इनकी रचनाएं जैसे भारत 12 मासा, देश दशा हैं। ठीक है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह
किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो दोस्तों ये भारतेंदु युग से संबंधित विशेष जानकारी थी और सारे लेखक जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं उनसे संबंधित हमारी जानकारी थी और ये सारी बातें एग्जाम में आ चुकी हैं जो मैं आपको बताई हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।